नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आप आईएएस के लिए बेसिक से चालू करके इंटरव्यू तक के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं एनसीईआरटी से लेके न्यूज़पेपर और कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए और कौन सी नहीं पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। मेरा नाम है निखिल साह और मैं फैकल्टी मेंबर हूँ इंडियन पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। मैंने बैचलर्स किया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से और मैं वर्तमान समय में एमए कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन जेएनयू नई दिल्ली से। मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ कंटेंट राइटिंग का भी एक्सपीरियंस है। मैं फाउंडर हूँ डिस्टेंस लर्निंग का। दोस्तों, इस चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपने कभी सोचा है कि दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं राजेंद्र नगर से इतने ज्यादा आईएएस एंड आईपीएस कैसे बनते हैं, वहां का इतना ज्यादा सक्सेस रेट क्यों है? तो दोस्तों, इसका आंसर मैं देता हूं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं जो 12-12, 13-13 साल से अपने फील्ड के मास्टर रहे हैं। वो बच्चों को बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, नोट्स किस प्रकार बनाना है। इन सभी बातों को लेके वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी स्थिति है, हमारे आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक तत्व होते हैं। कोई कहता है कि ये बुक पढ़ लो, कोई कहता है कि ये बुक पढ़ लो। तो इससे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हमारी तैयारी कहाँ से चालू करें। हमारे आसपास के ही कुछ दोस्त कहते हैं कि यार यूपीएससी में तो 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है, हो नहीं पाएगा तेरा। तो मेरा निवेदन है कि आप इन सब चीजों को अवॉइड करें। आपको 1000 सीटों से मतलब नहीं है, आपको केवल अपने लिए एक सीट चाहिए। केवल आपको एक सीट चाहिए जिससे आप आईएएस बन सकेंगे या आईपीएस बन सकेंगे। अब मैं वो 7 चीजें आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इन 7 चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत ही अच्छे से रणनीतिक रूप में, रचनात्मक रूप में आप इनको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो विश्वास मानिए आपको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन 7 चीजों में हमने डिस्कस किया है सिलेबस के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, राज्यसभा चैनल क्यों देखना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, और अंत में हम बात करेंगे इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, एक एग्जांपल समझिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको चेन्नई से दिल्ली तक जाना है और आपको मैं रास्ता ना बताऊं, तो आप कैसे जाएंगे? आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि मैं कहां जाऊं, किस दिशा में जाऊं। उसी प्रकार जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट, मैं अपने शब्दों को जोर दे रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बिना सिलेबस देखे यूपीएससी की दौड़ में भागना चालू कर देते हैं, और यही जो पहला कदम है, जो सबसे बड़ी गलती उनकी साबित होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सिलेबस को पहले देखें ताकि आपको पता हो कि आपको जाना कहाँ है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक लिखे हुए हैं, कौन से टॉपिक में मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक मुझे अवॉइड करना है। देखिए, आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि जो राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनके पर्स में पैसे हो ना हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो ना हो, आधार कार्ड हो ना हो, लेकिन सिलेबस जरूर होता है। सिलेबस का एक एक पॉइंट उनको बहुत अच्छे से रटा होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने जहन में यूपीएससी के सिलेबस को संभालेंगे। और जब मैं 2:30 बजे रात को अगर आपसे फोन करके पूछूं जो यूपीएससी का सिलेबस है मेंस का, उसका जो सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट है, उसके शुरू के 3 टॉपिक बताओ, तो आपको नींद में भी ये याद होना चाहिए कि उसमें पूछा गया है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वस्तु। दूसरे टॉपिक में बात की गई है 18वीं सदी के मध्य से वर्तमान समय के आधुनिक भारत की बातें पूछी गई हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पूछे गए हैं। और जो तीसरा टॉपिक है उसमें बात की गई है स्वतंत्रता संग्राम की, जिसके लिए हम स्पेक्ट्रम बुक यूज करते हैं। तो आपको इस प्रकार सिलेबस ऐसा रटा होना चाहिए कि कोई भी कभी भी पूछे तो आप उसको बिल्कुल एक लाइन से पूरा सिलेबस सुना दें। अब बात करते हैं एनसीईआरटी बुक्स की। तो दोस्तों, जीरो से चालू करने के लिए, बेसिक से चालू करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब प्रश्न उठता है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी क्यों है? तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं हर जगह देता हूं और यहां भी देने से नहीं चूकूंगा। आप ये सामने जो तस्वीर देख रहे हैं इसको समझिए। एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए उसकी नींव मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके फंडामेंटल्स मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो जैसे जैसे इमारत ऊंची होती जाएगी उसकी गिरने की संभावना बढ़ती जाएगी। वैसे ही जब आप इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी जैसा, और अगर आपका फंडामेंटल, आपका बेसिक क्लियर नहीं है,
तो आगे जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समस्या होगी, आपके आंसर में रचनात्मकता नहीं होगी, गुणवत्ता नहीं होगी। तो इन सब चीज को अवॉइड करने के लिए 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी को बिल्कुल शब्द व शब्द पढ़ें, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लें। मैं आगे आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि नोट्स कैसे बना सकते हैं आप। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, इसको लेके आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालिए। ओल्ड एनसीईआरटी जितनी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। जहां अवेलेबल नहीं है ओल्ड एनसीईआरटी वहां आप न्यू ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ फॉर्म में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल और जो एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है, आप जाके उन्हें ज्वाइन कर ले और वहां से आप ये सब पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ने में समर्थ हैं तो आपको द हिंदू के अलावा कोई भी न्यूज़पेपर छूना तक नहीं चाहिए। द हिंदू बेस्ट न्यूज़पेपर है, मैं बताता हूं क्यों। सबसे बड़ी बात, इसमें इंटरनेशनल न्यूज बहुत ज्यादा अच्छे से कवर की जाती है। उदाहरण के रूप में समझिए कि द हिंदू के रिपोर्टर्स वर्ल्ड के हर कंट्री में अवेलेबल हैं। वो अपनी रिपोर्ट द हिंदू का हेडक्वार्टर्स मतलब चेन्नई में सबमिट करते हैं और उस आधार पर इंटरनेशनल न्यूज कवर की जाती है। साथ ही साथ द हिंदू जो न्यूज पेपर है वो सरकार की जो पॉलिसीज है उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना सिखाता है हमको। अन्य न्यूज़पेपर के इतर ये हमको बताता है कि क्या उसके पक्ष हैं क्या विपक्ष हैं। इन सभी बातों को हम समावित करके अगर हमारे आंसर में लिखते हैं तो हमारा आंसर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ने में असमर्थ हैं या कोई और प्रॉब्लम है तो दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं आप, हिंदी का न्यूज़पेपर है लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा खामियां हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई हिंदी की मैगजीन का सहारा ले लें। मार्केट में बहुत ज्यादा मैगजीन है, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप मैगजीन का एडिटोरियल जो होता है जिसमें बहुत सारे लेख लिखे होते हैं वो आप पढ़ लें, उससे आपको आंसर राइटिंग लिखने में मदद होगी। अब दोस्तों बेस्ट बुक की बात करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। इस वीडियो में अगर मैं बात करूंगा बेस्ट बुक की तो ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटा आपको भी पता है कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ना होता है पॉलिटी के लिए, फिर हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना होती है और अन्य कुछ बुक हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक नई वीडियो भी बना दूंगा उसके लिए, तो इसकी फिक्र आप ज्यादा ना करें। ये जो बुक्स हैं और जो न्यूज़पेपर है ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल जो है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ राज्यसभा टीवी की। राज्यसभा टीवी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये न्यूज चैनल देखते हैं, अगर आप राज्यसभा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक ब्यूरोक्रेट कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, उनके बात करने की शैली आपको समझ में आएगी। इनका जो पैनल होता है आपने देखा होगा देश देशांतर आता है, उसमें इनका जो पैनल होता है वो सभी लगभग सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं जो एक्स आईएएस ऑफिसर हैं या एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। उन लोगों को ये बुलाते हैं और उनके विचार हमसे साझा करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जी न्यूज, आज तक जैसे न्यूज चैनल ना देखें, राज्यसभा टीवी देखें, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों दिल्ली के जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि उनके पास एक ऐसा टीचर होता है जो उनके आंसर को चेक कर पाता है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक रोज आंसर लिखें, एक नहीं तो दो लिखें, दो नहीं तो तीन लिखें। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी आंसर की गुणवत्ता बढ़ेगी। आपको अगर आपके आंसर चेक करवाना है तो मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे दे दूंगा, आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको आपका फीडबैक दे दूंगा। अंत में हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो दोस्तों इंटरव्यू का मतलब होता है इंटर में व्यू, मतलब आपके अंदर जो पैनलिस्ट है वो झांक के देखना चाहता है कि आप में क्या व्यक्तित्व है। आपका ज्ञान नहीं जांचा जाता है वहां पे, क्योंकि आप में कितना ज्ञान है ये बात वो मेंस में और प्रीलिम्स में जान लेते हैं। यहाँ पे केवल आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है और व्यक्तित्व बनाने के लिए कोई 1, 2 या 6 महीने नहीं लगता है, इसको बहुत लंबा समय लगता है, लगभग 4 से 5 साल। तो मैं आपसे अभी निवेदन करता हूं कि आप अभी से एक ब्यूरोक्रेट की तरह बोलना सीखें, उसकी तरह बैठना सीखें, उसकी तरह विचार करना सीखें। इन सभी चीजों पे जब आप एक साथ काम करेंगे तो आपका व्यक्तित्व निर्माण होगा, आपका व्यक्तित्व में विकास होगा और आप इंटरव्यू पैनल के सामने जब जाएंगे तो आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो दोस्तों अंत में मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो अंत में आपके हाथ में लवासना और हैदराबाद एकेडमी का टिकट होगा। लवासना मतलब जहां पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है और पुलिस एकेडमी हैदराबाद जहां पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए एवं मुझे सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।